हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ते बेटा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आधा पोर्शन ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिया था बेटा पार्ट 1 में। आज करेंगे पार्ट 2 और इसमें पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। और ये वाला पार्ट जो है इम्पोर्टेंट है और इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आपको पूछे जाते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, हर एक टॉपिक कवर करेंगे इसमें। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। यहाँ पे लिखना था मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स लिखने थे, ठीक है। तो आप हाइड्रोकार्बन लिख लेना, यहाँ पे केमिकल कंपाउंड लिखा हुआ है तो इसको हाइड्रोकार्बन कर लेना। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है बेटा? कंबशन। कंबशन का मतलब क्या है? जलाना। कंबशन इज अ प्रोसेस इन विच ए सबस्टेंस इज हीटेड स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। किसी भी चीज को जलाना लेकिन खुली हवा में, ओपन में जलाना, आप ऐसा समझ लीजिए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब ऐसा आप करते हो, कार्बन प्रेजेंट इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म बर्न इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विद रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। जब आप ऐसा करोगे, कंबशन करते हो, तो कार्बन को जलाओगे बेटा, तो क्या बनेगा हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ी सारी हीट और एनर्जी भी मिलेगी। ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हाइड्रोकार्बन आर यूज्ड एज फ्यूल। क्योंकि इनमें हीट बड़ी ज्यादा निकलती है, इसलिए हम इन्हें एज ए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मीथेन जो है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जो है बेटा, उसमें मेजर पोर्शन में क्या रहती है? आपकी मीथेन रहती है, हाइड्रोकार्बन। एलपीजी जो आप कुकिंग गैस के लिए इस्तेमाल करते हो ना घर में, डोमेस्टिक, कंप्राइज ऑफ बुटेन। इथाइन गैस इज यूज्ड एज फ्यूल इन ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल। तो यहाँ पे बेटा एलपीजी जो घर में यूज करते हैं कुकिंग गैस, उसमें क्या होता है? बुटेन होता है। इथाइन गैस आपका एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है बेटा ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च में। फिर वो टॉर्च जो है वो कटिंग और वेल्डिंग ऑफ मेटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हो गया बेटा? जिनमें क्या रहता है? आपकी सिंगल बॉन्ड रहती है उसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो जो हमारे पास बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो क्या करेंगे? आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहाँ गया? हाइड्रोकार्बन गिव क्लीन फ्लेम while unsaturated hydrocarbon gives a yellow flame with a lot of black smoke। तो जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा, जब उनको जलाओ तो उनका जो फ्लेम रहता है क्लीन है, मतलब डस्ट नहीं देते वो ब्लैक ब्लैक जो निकलता है ना, वो नहीं निकलेगा उसमें। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होती है, वो येलो कलर का फ्लेम देंगे और साथ में बड़ा सारा ब्लैक स्मोक भी मिलेगा। दिस रिजल्ट इन ए सूटी डिपॉजिट ऑन मेटल प्लेट। तो इससे क्या होगा बेटा? अगर आप उसके ऊपर, फ्लेम के ऊपर कोई मेटल रख दोगे तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बन जाएगी। However, limiting the supply of air result in incomplete combustion of even saturated hydrocarbon giving a sooty flame। अगर आप क्या करते हो बेटा? हाइड्रोकार्बन को भी जलाते हो लेकिन एयर की सप्लाई लिमिटेड कर देते हो, कम कर देते हो, तो उस केस में वो भी क्या करेगा बेटा? ब्लैक कलर का फ्लेम देना शुरू हो जाएगा, मतलब ब्लैक जो है कार्बन निकलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसमें से भी वो भी सूटी फ्लेम देगा। गैस या फिर केरोसिन स्टोव यूज्ड एट होम हैज इनलेट फॉर एयर सो दैट दिस सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू गिव ए क्लीन ब्लू फ्लेम। आपने देखा होगा बेटा घर में जो गैस है या फिर केरोसिन स्टोव है, उसमें होल्स होते हैं। वो होल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हवा की जो सप्लाई है वो बड़ी ज्यादा रहे, एक्सेस में रहे, और आपका जो फ्लेम है वो साफ सुथरा रहे, डस्ट ना पैदा करे। फ्यूल जैसे कोल हो गया और पेट्रोलियम हो गया हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन सल्फर इन देम। कोल और पेट्रोलियम में थोड़ा सा नाइट्रोजन और सल्फर भी रहता है। देयर कंबशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन व्हिच आर मेजर पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट। अगर आप उनको जलाते हो तो उससे क्या बनेगा बेटा? सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और फिर वो क्या है बेटा? पोल्यूशन फैलाते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। ये कार्बन है, इसको जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस हीट एंड लाइट। फिर मीथेन, उसको जलाया बेटा तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। फिर आ गया आपका बेटा CH3 CH2OH, ये हो गया ऑक्सीजन के साथ जलाया, मतलब इसको जलाया कंबशन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट आएगा। नेक्स्ट है बेटा ऑक्सीडेशन। वेरियस कार्बन कंपाउंड और ऑक्सीडाइज्ड
इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बड़े सारे कार्बन कंपाउंड है जिन्हें आप ऑक्सीडाइज करते हो, उनमें ऑक्सीजन ऐड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एजेंट, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में वो ऑक्सीजन ऐड कर लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। दीज रिएजेंट आर कैपेबल ऑफ गिविंग नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, हमने पढ़ा यहाँ पे कि एक एजेंट की प्रेजेंस में वो ऐसा करते हैं। ये एजेंट क्या करते हैं बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं, सिंगल ऑक्सीजन। इसीलिए सच रिएजेंट कैन इजिली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन कंपाउंड एंड देमसेल्फ गेट रिड्यूस। तो ये जो रिएजेंट होते हैं ये क्या करेंगे बेटा, आराम से दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे, अपनी ऑक्सीजन किसी और को दे देंगे। ठीक है, जो उसमें से नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी वो किसी और को दे देंगे और खुद क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे। Alcohol on oxidation with strong oxidizing agent like alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate to produce कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा जो अल्कोहल है जब इसकी ऑक्सीडेशन की जाए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो वो क्या बनाता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। इथेनॉल, ये आ गई नेसेंट ऑक्सीजन, कहां से आई बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने प्रोड्यूस की, वो इसमें जब ऐड हुई इथेनोइक एसिड प्लस वाटर। फिर से इथेनॉल है बेटा, ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसमें क्या करना है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन, वो इसमें ऐड हो जाएगी तो इथेनोइक एसिड प्लस वाटर बनेगा। नेक्स्ट है बेटा एडिशन रिएक्शन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे ऐड होगा बेटा, यहाँ पे ऐड है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है बेटा, वो ऐड कर लेते हैं हाइड्रोजन को, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या होती है बेटा, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कैटालिस्ट भी चाहिए जैसे पैलेडियम या फिर निकल, और फिर वो क्या बन जाते हैं बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। इस रिएक्शन को बोला जाता है हाइड्रोजनेशन, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जो वेजिटेबल ऑयल है बेटा उनकी हाइड्रोजनेशन में ये इस्तेमाल की जाती है। उसमें निकल जो है उसको एज ए कैटालिस्ट इस्तेमाल किया जाता है टू फॉर्म फैट्स। फैट बनाने के लिए मतलब घी बनाने के लिए, जैसे आपका रथ डालडा गर्म घी होता है ना, वो कैसे बनता है बेटा, वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन से। वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। तो आपके वेजिटेबल ऑयल होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन चेन, मतलब कार्बन की चेन है लेकिन अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाली। जबकि एनिमल फैट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन चेन होती है, उसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड रहता है। एनिमल फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे लिखा है बेटा कि जो एनिमल फैट होती है वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक रहती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ऑयल जिसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड एसिड होता है, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है और फिर इसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट बेटा कैटालिस्ट। कैटालिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को अल्टर कर देता है, ज्यादा ज्यादा कर देगा या फिर कम कर देगा और खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे इथीन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन प्लस हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो जैसे जब हाइड्रोजन ऐड करेगा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगी, इथेन रह जाएगा, है ना। इथाइन है बेटा, हाइड्रोजन ऐड हुई इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इथेन रह जाएगा। नेक्स्ट है बेटा टॉपिक हमारे पास, वो है नीड फॉर हाइड्रोजनेशन, कि हाइड्रोजनेशन की जरूरत क्यों पड़ी। When vegetable oil are exposed to hot and humid weather for a long time, they turn rancid and occurs due to formation of carboxylic acid and aldehyde by the action of oxygen and moisture on long unsaturated carbon chain present in the vegetable oil। कहते हैं जो वेजिटेबल ऑयल जो है या फिर जो खाना वेजिटेबल ऑयल से बनता है आपका, है ना, उससे जब आप क्या करते हो गर्मियों के मौसम में स्पेशली या फिर बरसात के मौसम में ह्यूमिड टेम्परेचर में क्या करते हो, ज्यादा देर के लिए रखते हो अगर, तो वो क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, उनमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी। क्यों आएगी बेटा, क्योंकि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और एल्डिहाइड बन जाता है बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। जब ये क्योंकि हमारा जो वेजिटेबल ऑयल है ना वो क्या होता है, लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन, वो उसमें क्या होता है बेटा, अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होती है। जब ये किसके कॉन्टेक्ट में आती है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आती है, तो खाना हमारा खराब हो जाता है। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोला जाता है, ये पहले ही पढ़ा होगा आपने। हाइड्रोजनेशन क्या करती है, रिड्यूस करेगी नंबर ऑफ सच अनसैचुरेटेड कार्बन चेन एंड हेंस स्लो डाउन द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी। हाइड्रोजनेशन से क्या होगा बेटा, जो अनसैचुरेटेड होती है ना वो बन जाती है सैचुरेटेड। ठीक है,
उससे क्या होगा बेटा, खाना तो अभी भी खराब होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होगा। जहाँ पे पहले हो सकता है 2 दिन में खराब हो रहा है, हो सकता है 4 दिन में, 5 दिन में हो। खाना तो खराब होना ही है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खराब होगा। तो रेंसिडिटी को स्लो कर देती है। नेक्स्ट है बेटा सब्स्टिट्यूशन एक्शन। A reaction in which one type of atom or group of atom takes the place of another atom is called substitution reaction। तो नाम से पता चलता है बेटा, एक इसमें क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगी, सब्स्टिट्यूट कर देगा। एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर अनरिएक्टिव एंड इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बेटा, ये अनरिएक्टिव, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन अगर सनलाइट वहां पे है तो क्लोरीन को वो ऐड कर लेंगे हाइड्रोकार्बन अपने साथ इन ए वेरी फास्ट, ठीक है, इन ए वेरी फास्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन बड़ी तेज रहती है। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाय वन। तो क्लोरीन क्या है बेटा, एक एक करके हाइड्रोजन को वहां से निकालती जाएगी और खुद ऐड होती है। जैसे मीथेन है, क्लोरीन ये ऐड करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बनेगा बेटा क्लोरोमीथेन, जिसको मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इथेनॉल। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड। तो सबसे पहले बेटा एक कलरलेस होता है, लिक्विड होता है, और इसको कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, अल्कोहल भी बोला जाता है। इट इज अ सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। तो इसकी जो फैमिली है बेटा वो कौन सी है, अल्कोहल वाली है। केमिकल फॉर्मूला C2H5OH। इट इज लाइटर देन वाटर एंड सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये पानी से थोड़ी हल्की रहती है और पानी में सॉल्युबल है, ठीक है, हर तरीके से। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल काज ड्रंकनेस। अगर आप थोड़ा सा इथेनॉल कंज्यूम कर लेते हो लेकिन कौन सा, डाइल्यूट वाला, कंसंट्रेटेड नहीं, तो ड्रंकनेस, नशा सा आता है उससे। हाउएवर इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल कैन बी लीथल। लेकिन अगर आप प्योर इथेनॉल थोड़ी सी भी पी लोगे तो इंसान जो है वो मर सकता है। आल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन अल्कोहल लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। अगर आप क्या करते हो, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी रहते हैं। प्रेपरेशन क्या है इसकी वो देखते हैं। इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस व्हिच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम शुगर केन जूस। तो बेटा शुगर केन जूस से क्या बनते हैं, मोलेसिस, फिर उनकी फर्मेंटेशन करनी है तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट रहती हैं इनकी। सबसे पहले सोडियम मेटल के साथ कैसी रिएक्शन है, तो इथेनॉल जो है बेटा वो रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ, क्या बनाएगा, सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर इथेनॉल। और ये इथेनॉल के टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इथेनॉल हो गया C2H5OH प्लस सोडियम, सोडियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसका मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर and is carried out by heating in presence of concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin to form unsaturated hydrocarbon ethane। इसमें क्या होगा बेटा, डिहाइड्रेशन में मॉलिक्यूल जो है वाटर का वो निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर, H2O बाहर निकलेगा, ठीक है। और ये कैसे होगा बेटा, हीट करना पड़ेगा इथेनॉल को इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर रखना पड़ेगा 443 केल्विन। तो यहाँ पे देखो बेटा H2O यहाँ से बाहर निकलेगा, तो फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड बन जाएगी, इथीन बन जाएगा प्लस वाटर। इस रिएक्शन में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। नेक्स्ट है बेटा कंबशन। इथेनॉल जो है हाईली इनफ्लेमेबल, इट इजीली कैच फायर एंड अंडरगो कंबशन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो ये बड़ी जल्दी आग पकड़ लेती है। जब इसको जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, साथ में बड़ी सारी एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इथेनॉल प्लस ऑक्सीजन मतलब जलाया इसको तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। आगे है बेटा, इथेनॉल बर्न्स विद ए क्लीन फ्लेम एंड प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड हेंस यूज्ड एज फ्यूल इन सम कंट्रीज। तो इथेनॉल जो है जब इसको जलाओ ना तो इसका फ्लेम जो है वो एकदम क्लीन रहता है और बड़ी सारी हीट जो है ये प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है कुछ कंट्रीज में। कंबशन प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल डू नॉट इंक्लूड एनी टॉक्सिक सब्सटेंस एंड हैंस कंसीडर्ड ए क्लीन फ्यूल। जब इथेनॉल को जलाते हो ना तो इसका जो एंड प्रोडक्ट निकलता है जलाने के बाद वो कोई भी हानिकारक नहीं होता है, इसलिए इसको एज ए क्लीन फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड, जिसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो कभी एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि एस्टरिफिकेशन क्या होती है। इथेनॉल रिएक्ट करेगा इथेनोइक एसिड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो है एक कैटलिस्ट का काम करेगा और क्या बनाएगा बेटा, स्वीट स्मेलिंग
एस्टर जिसको इथाइल इथनेट बोलते हैं, ये इसका केमिकल नेम है। तो याद रखिएगा बेटा, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, इथाइल इथोनेट। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, एस्टर भी बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो यहाँ पे एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है, प्लस वाटर। यूजेस क्या एथेनॉल के, तो सबसे पहले बेटा पेंट, परफ्यूम, डाइज में इस्तेमाल किया जाता है। यूज एज ए सॉल्वेंट इन मेडिसिन लाइक कफ सिरप, टॉनिक एंड टिंचर ऑफ आयोडीन। एल्कोहलिक बिवरेजेस में, बियर, वाइन, विस्की में, ये तो इसका मेन यूज है। एंटीसेप्टिक इस्तेमाल किया जाएगा टू स्टेरलाइज वाउंड एंड syringes in hospital. Used as an additive to petrol to be used as fuel in automobiles. तो ये बेटा एज ए पेट्रोल के जगह भी इस्तेमाल किया जाता है या फिर पेट्रोल में मिला के भी इसको इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ी वगैरह में। हार्मफुल इफेक्ट क्या है अल्कोहल पीने के, When large quantity of ethanol are consumed, जब बड़ी ज्यादा क्वांटिटी पी लो, it tend to slow down metabolic process and to depress the central nervous system. तो इसके क्या होता है बेटा, आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा और आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। इससे क्या होगा, आपकी कोऑर्डिनेशन में कमी आना शुरू हो जाएगी, मेंटली कंफ्यूज हो गया, ड्रोजीनेस। द इंडिविजुअल मे फील रिलैक्स, जिसने पी रखी है बेटा वो थोड़ा रिलैक्स फील करेगा, चिल फील करेगा, विदाउट रियलाइजिंग दैट ही सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ टाइमिंग एंड मसलो कोऑर्डिनेशन हैव बीन सीरियसली इम्पेयर्ड। उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि उसकी बेटा जो जजमेंट करने की सेंस है, ठीक है, और जो कोऑर्डिनेशन है मसल की, वो सारी सारी बिगड़ चुकी है। हाउएवर intake of methanol in very small quantity can cause death. अगर आप मिथेनॉल को थोड़ा सा भी पी लेते हो तो आप मर सकते हो। मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनॉल इन दी लीवर। जब आप मिथेनॉल का इंटेक करते हो तो हमारे लीवर में जाके बेटा ऑक्सीडाइज, उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी तो क्या बन जाएगा, वो मिथेनॉल बन जाएगा लीवर में जाके। तो मिथेनॉल रिएक्ट रैपिडली विद द कंपोनेंट ऑफ सेल, फिर ये मिथेनॉल सेल के साथ रिएक्ट करेगी, सेल्स के साथ, बॉडी सेल के साथ। इट कोएगुलेट द प्रोटोप्लाज्म इन द सेम वे एज एग इज कोएगुलेटेड बाय कुकिंग। जब से बेटा अंडे को बॉईल करो तो वो जम जाता है ना, इसी तरह से जो साइटोप्लाज्म होगा सेल का, ये उसको भी जमा देगी। तो मिथेनॉल आल्सो इफेक्ट ऑप्टिक नर्व काजिंग ब्लाइंडनेस, इससे आंखें भी जा सकती हैं। इथेनॉल इज इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। अब देखो इंडस्ट्रीज में बेटा इथेनॉल की और भी यूजेस हैं एज ए अल्कोहल, बिसाइड इसके और भी बड़े यूजेस है उसके। तो टू प्रिवेंट, इंडस्ट्रीज में बड़ा यूज किया जाता है, टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज। तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए बेटा जो मिथेनॉल आ रही है आपकी, सॉरी इथेनॉल आ रही है, तो वो उसका कहीं मिस यूज ना हो जाए। इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनिंग सब्सटेंस लाइक मिथेनॉल टू इट। तो उसके अंदर मिथेनॉल मिला दी जाती है ताकि कोई इसको पी ना सके, और ये जहरीली बना दी जाती है। फिर डाइज उसमें ऐड कर दिए जाते हैं ताकि उसको कलर दे दिया जाए ब्लू कलर, ताकि उसको आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकें कि इसमें डाई एडेड है तो ये पॉइजनस है, इसको पीना नहीं है। इसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। नेक्स्ट है बेटा इथेनोइक एसिड। इससे पहले पढ़ा था इथेनॉल, वो भी इंपॉर्टेंट है, और इथेनोइक एसिड ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। इसका दूसरा नाम है बेटा एसिटिक एसिड है, और ये सेकंड मेंबर है होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी जो फैमिली है वो क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल फॉर्मूला CH3COOH। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar. अगर आप पानी में 5 से 8% डाल दो एसिटिक एसिड तो उसको क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। एंड इज वाइडली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, और पिकल्स में इसको एज ए प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है। Melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin and hence it often freeze during winter and called glacial acetic acid. इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा वो है 290 केल्विन, और बेटा सर्दियों में ये फ्रीज हो जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एस्टरिफिकेशन जो ऊपर पड़ी बेटा सेम वैसी रिएक्शन है कि इथेनॉल जो है रिएक्ट करेगा इथेनोइक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो एज ए कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और एस्टर बनाएगा जिसको इथाइल इथेनेट बोलते हैं। ये इथेनोइक एसिड, इथेनॉल, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इथाइल इथेनेट जिसको बोलेंगे बेटा हम एस्टर बोलेंगे, प्लस वाटर। इथाइल इथेनेट बोलिए या इथाइल एसीटेट बोलिए। एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। तो ये क्या कहते हैं बेटा, फ्रेगनेंस देते हैं, और ये परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं फ्लेवर्स में। सपोनिफिकेशन, ये एग्जाम में बड़ी बार पूछते हैं। ऑन ट्रीटिंग एस्टर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब आप एस्टर को बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो जो एक एल्कली है, तो एस्टर जो है इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल, वो फिर से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में क्या मिलेगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन बोला जाता है, और ये
सोप बनाने में इस्तेमाल की जाती है। हमारा एस्टर है। ये आ गया बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ जब इसको ट्रीट किया तो क्या बन गया, इथेनॉल। फिर से इथेनॉल बन गया अल्कोहल प्लस सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम इथोनेट इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है बेटा इसका रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ इसका कैसा रिएक्शन है। तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव साल्ट। तो आपको क्या मिलेगा बेटा, साल्ट मिलेगा। सोडियम इथोनेट प्लस वाटर तो इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बन गया सोडियम इथोनेट या फिर सोडियम एसीटेट बोलिए प्लस वाटर। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके साथ कैसी रिएक्शन है। तो इथेनोइक एसिड बेटा रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और क्या बनाएगा बेटा, सोडियम एसीटेट, साल्ट बनाएगा। सोडियम एसीटेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये इथेनोइक एसिड, ये सोडियम कार्बोनेट है तो बन गया बेटा सोडियम एसीटेट, साल्ट आ गया प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से इथेनोइक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो सोडियम एसीटेट, साल्ट आ गया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके यूजेस आएंगे। यूज्ड एज विनेगर इन फूड प्रिजर्वेटिव। तो ये बेटा एज ए विनेगर, पहले भी हमने पढ़ा स्टार्टिंग में कि विनेगर में इस्तेमाल किया जाता है। डाइज और प्लास्टिक बनाने में, एसीटोन्स और एस्टर्स बनाने में, परफ्यूम एस्टिफिकेशन में पढ़ा हमने ये। टू कोएगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर सेलुलोज एसीटेट, वहां पे भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर है बेटा लास्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप आर सोडियम आर पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले बेटा ये लंबी सी चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, लेकिन इनके साथ क्या जुड़ा हुआ बेटा, सोडियम या फिर पोटेशियम। डिटर्जेंट आर सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड आर अमोनियम साल्ट। तो डिटर्जेंट की बात करें बेटा तो ये भी क्या है, लॉन्ग चेन है सल्फोनिक एसिड की या फिर अमोनियम साल्ट की सोडियम के साथ। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। सोप मॉलिक्यूल जो है वो दो हिस्सों में बना हुआ है। एक है बेटा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जिसको बोलेंगे आर नेगेटिव, और एक शॉर्ट आयनिक पार्ट है जो है बेटा COONA। ठीक है, तो बेटा हमारा जो ये रहता है सोप उसके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है वो। एक आगे बेटा लॉन्ग पार्ट है जिसको हाइड्रोकार्बन चेन बोलेंगे, जिसको आर से नोट करेंगे, और फिर शॉर्ट पार्ट है जिसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक पार्ट बोलेंगे। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। जो लंबी चेन है बेटा वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब पानी से नफरत करती है। एंड देयरफॉर इनसॉल्व इन वाटर, वो पानी में डिजॉल्व नहीं होगी लेकिन ऑयल में डिजॉल्व हो जाएगी। और जो आयनिक पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है और वो पानी में डिजॉल्व हो जाएगा लेकिन ऑयल में नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की, और ये आ गया आपका शॉर्ट पार्ट जिसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक पार्ट बोलेंगे। अब क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एट देयर टू एंड। तो हमने पढ़ा बेटा सोप मॉलिक्यूल के दो हिस्से होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। एक एंड हाइड्रोफिलिक है जो पानी से नफरत करता है, और दूसरा हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक को नफरत करना, हाइड्रोफिलिक मतलब लव करना। एट द सरफेस ऑफ वाटर, तो सबसे पहले बेटा सरफेस की बात करेंगे। हाइड्रोफोबिक एंड, जो हाइड्रोफोबिक एंड जो पानी से नफरत करता है, आप सोप इज इनसॉल्व इन वाटर, तो पानी में वो डिजॉल्व तो होगा नहीं क्योंकि पानी से नफरत करता है। एंड सोप विल अलाइन अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर विद द आयनिक एंड इन वाटर एंड हाइड्रोकार्बन टेल प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ वाटर। तो किस तरह से रेंज हो जाएगा बेटा, जो हेड है वो पानी के अंदर और जो लॉन्ग चेन है वो पानी के बाहर। ये सरफेस ऑफ वाटर की बात करें। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब पानी में इसको डिसॉल्व करेंगे तो सोप मॉलिक्यूल का बनाएंगे बेटा एग्रीगेट, मतलब एक सर्कल सा बना लेंगे स्फेरिकल शेप विद देयर हाइड्रोकार्बन पार्ट, जो उनका हाइड्रोकार्बन पार्ट है पॉइंटिंग टूवर्ड द सेंटर, वो अंदर की तरफ होगा, और जो उनका आयनिक पार्ट है वो बाहर की तरफ, मतलब एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, तो इनकी जो चेन है बेटा सर्कल के सेंटर की तरफ और हेड जो बाहर की तरफ होगा। द एग्रीगेट दस फॉर्म्ड इज नोन एज मिसेल, और इस सर्कल को हम मिसेल बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन पार्ट, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है बेटा ये नॉन पोलर है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता, एंड हाइड्रोफोबिक वाटर हिटिंग इन नेचर, लेकिन आयनिक पार्ट पोलर है और जो वाटर लविंग है नेचर में। डर्ट एंड ग्रीस आर ऑयली नेचर, जो आपकी डर्ट है या ग्रीस है वो उसका नेचर कैसा रहता है बेटा, ऑयली रहता है। जब सोप जो है अप्लाई किया जाता है क्लॉथ पे जिसके ऊपर डर्ट लगी है तो सोप मॉलिक्यूल मिसल बना लेंगे अराउंड द डर्ट। सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसल इज एबल टू क्लीन सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड एट द सेंटर ऑफ द मिसल। तो क्या करेंगे बेटा, सोप के मॉलिक्यूल क्या करेंगे,
जो आपकी ग्रीस या डस्ट है ना, जो भी गंद है, दाग लगा हुआ है, उसको बेटा इसको अराउंड मिसल बना लेंगे. द मिसल स्टे इन सोल्यूशन एज ए क्राइडल एंड विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ आयन आयन रिपल्शन. तो मिसल जो है बेटा कभी भी मतलब आपस में वो जुड़ेंगे नहीं. क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि उनका बीच पार्ट जो है बेटा सेम चार्ज है ना, तो इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं. तो डर्ट सस्पेंडेड इन द मिसल इज आल्सो इजीली रिंस्ड अवे. द सोप मिसल आर लार्ज एनफ टू स्कैटर लाइट, हेंस सोप सॉल्यूशन अपीयर क्लाउडी. तो क्या होता है बेटा, जो डर्ट है बेटा उसके अराउंड मिसल बन जाता है, ठीक है. और फिर वो क्या करेंगे, जैसे ही हम थोड़ा सा रब करेंगे ना, तो मिसल क्या करता है, उसको थोड़ा सा ही रब करने से वो टूट जाएगा जो आपका डर्ट है, तो उसको अपने साथ लेके निकल जाते हैं वो. तो इस तरह से आपका जो डर्ट है वो साफ हो जाता है. और जो सोप मिसल जो होते हैं बेटा, उनका साइज इतना बड़ा होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर पाते हैं, इसलिए सोप सोल्यूशन जो है आपको वो क्लाउडी दिखती है. इसके साथ बेटा मैंने थोड़ा सा ऐड किया है ये. एडवांटेज क्या है यूजिंग डिटर्जेंट ओवर सोप. तो यहाँ पे बेटा सॉफ्ट वाटर का कंसेप्ट है. सॉफ्ट वाटर लाइक रेन वाटर फॉर्म लेदर इजिली विद सोप, whereas hard water like river water does not form leather easily with soap. देखो बेटा सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर क्या होता है, जो आराम से जाग दे दे, जिसमें जाग आसानी से चढ़ जाती है, वो होता है सॉफ्ट वाटर. जिसमें इम्प्योरिटीज रहती हैं, जाग नहीं चढ़ती, वो उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर. तो जो सॉफ्ट वाटर जैसे पानी है, रेन वाटर है, वो आराम से जाग बना लेता है सोप के साथ. लेकिन जो हार्ड वाटर है जिसमें इम्प्योरिटीज रहती है, जैसे रिवर का वाटर है, वो आसानी से जाग नहीं बनाता सोप के साथ. प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस मेक वाटर हार्ड. पानी हार्ड क्यों है बेटा? क्योंकि उसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम की इम्प्योरिटीज है. These ions formed insoluble calcium and magnesium salt with soap called scum. तो जब हम क्या करते हैं बेटा, सोप के साथ धोएंगे ना, साबुन के साथ, हार्ड वाटर को जब धोने की कोशिश करेंगे हार्ड वाटर में कपड़े साबुन के साथ, तो हमारा बड़ा सारा साबुन जो है वो इस इम्प्यूरिटीज को हटाने में वेस्ट हो जाता है, ठीक है. तो स्कम बन जाता है, गंसा बन जाएगा, और स्कम जो है वो कपड़ों के साथ चिपक जाएगा और हमें कपड़े साफ करना मुश्किल हो जाएगा. मोर एवर ए लार्ज अमाउंट ऑफ सोप गेट वेस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम. दूसरा बेटा क्या है कि जो बड़ा सारा हमारा जो सोप है वो वेस्ट हो जाएगा उस इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए. लेकिन डिटर्जेंट के केस में ऐसा नहीं होता. तो इसलिए क्या बेटा, डिटर्जेंट को इस्तेमाल किया जाता है हार्ड वाटर में एज कम्पेयर टू सॉफ्ट वाटर. इसी के साथ बेटा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है. अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें. बेस्ट ऑफ लक.